हेलो स्टूडेंट, गुरुतोड़ क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का वीडियो बनाया था जो चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन था। वैसे ही इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस चैप्टर में आज हम लोग सिर्फ चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, किस चीज़ के बारे में विशेषता हमको जानना है, इस चैप्टर में क्या जान जाएं कि हमें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे। तो इस यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, क्योंकि यदि आप यहाँ कुछ चीज़ मिस्टेक कर देते हो तो अगले चैप्टर में पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ आपको एक वर्ड मिलेगा फलन। ये फलन इतना इम्पोर्टेंट है कि क्लास 10th इतना तो लेके चलिए, क्लास जो 12th आप पढ़ रहे हो, आपने 10th में भी पढ़ा था। कुछ ग्राफिक जो क्वेश्चन थे, हल्का फुल्का द्विघात समीकरण था, त्रिघात था, उसमें आपने ग्राफ सुनने कितने होते हैं, कोई फंक्शन है, इस टाइप से आपने पढ़ा था। यहाँ पे हमको जो फलन शब्द है इसको डिटेल में पढ़ना है। और ये जो फलन है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? ठीक है। ये जो फलन है इसको यदि जान लेते हो तो इतना लेके चलिए कि आपने क्लास 12th का बेसिक चीज़ जान लिया। क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर, जैसे आप अवकलन पढ़ोगे, समाकलन पढ़ोगे, तो वहाँ फंक्शन 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 बार बार यूज होगा। तो आप यहाँ यदि थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको फंक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम पहले बेसिक चीज़ों को जान लें, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 11th में नहीं पढ़े हो, डायरेक्ट 12th में पढ़ रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो खासकर बहुत उपयोगी होगा। क्यों उपयोगी होगा? क्योंकि यहाँ हमको बेसिक चीज़ जानना है। पहली बात, संबंध एवं फलन, ठीक है। ये क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। क्लास 11th का वीडियो अभी हम लोग 2-4 दिनों के बाद बनाएं। क्लास 12th के लिए आप पहले कुछ बेसिक चीज़ हम जान लेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको जब संबंध जानना है, रिलेशन जानना, तो उसे कि पहले आपको थोड़ा सा सेट्स जानना हो। सेट्स समझ रहे हैं ना? सेट्स क्या होता है बेटा? सेट्स का मतलब समुच्चय। और समुच्चय आप क्लास 12th में 11th में पढ़े हो। यदि क्लास 11th का समुच्चय आप दोहरा लो तो यहाँ पे संबंध और फलन आपको पढ़ने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम संबंध और फलन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले थोड़ा सा क्लास 11th में चलते और कुछ बातों को वहाँ से उठाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और बात आपको समझ में आ जाएगी। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, समुच्चय है क्या? पढ़े हो? क्या पढ़े हो? बताओ, समुच्चय कुछ बताओ। समुच्चय में इसको हम कहते हैं सेट्स। समुच्चय क्या है? सेट्स इज लाइक ए ग्रुप। समझ रहे हो ना? क्या ग्रुप? क्या कोई ऐसे ग्रुप के बारे में हम चर्चा करें जिस ग्रुप की कुछ विशेषता होती है, वही बेटा समुच्चय, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम कुछ लिख रहे हैं, हमने लिख दिया ए, ई, आई, ओ और यू, ये लिख दिया। अब ये बताओ, यहाँ जो चीज़ हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ जो चीज़ हमने लिखा है वो है क्या? ये एक ग्रुप है, ठीक है। ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप की एक विशेषता है। क्या? इस ग्रुप की विशेषता है कि यह अंग्रेजी वर्णमाला का वोवेल है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? ये स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है 5 स्वर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला की यह वोवेल है, तो यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल का ये ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही मान लिया जाए कि हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे सोचिएगा
गंगा हो गया, यमुना ले लीजिए, कृष्णा ले लीजिए, गोदावरी ले लीजिए। अब यहाँ पे भी हमने 4 चीज़ लिखा हुआ, 4 नाम लिखा है। आप इसको यदि ग्रुपिंग करते हैं तो यह सारे जितने भी हमने 4 चीज़ें लिखा है, यह एक ग्रुप है। और इस ग्रुप की विशेषता क्या है बेटा? यह भारत की नदियाँ हैं, ठीक है, भारत की मुख्य नदियाँ हैं। वैसे तो देखा जाता है कि ये नाम भी है, जैसे आपको पता है गंगा भी नाम होता है, यमुना भी नाम है, कृष्णा भी नाम है, गोदावरी भी नाम है, लेकिन मुख्यतः नाम से पहले ये नदी है, ठीक है। ये एक ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है, और यह एक ग्रुप को जब प्रेजेंट कर रहा है तो उस ग्रुप की एक क्या है विशेषता है? क्या विशेषता है कि ये चारों जो है वह नदी भारत की मुख्य नदियां हैं। तो ये आपका सेट आपने पढ़ा है कि सेट में आपने सेट में पढ़ा है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रेजेंट किया जाता है। और सेट के जो ग्रुप होते हैं, सेट एक ग्रुप होता है और वह उसके अंदर कुछ, जैसे यहाँ पे अभी हमने लिखा AEIOU, ये टोटल एक ग्रुप है। इस ग्रुप को हम किसी बड़े लेटर से प्रेजेंट कर लें। जैसे मान लिया जाए यह A है और AEIOU, यह क्या है? यह अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। यह उसको प्रदर्शित करने के लिए किसी हमने लेटर का यूज कर लिया। तो हमेशा किसी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और उसमें जो उस समुच्चय के अंदर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला में यदि लिखा है तब, ठीक है, हमेशा तो हम गोदावरी को कैपिटल स्मॉल में थोड़ी लिख पाएंगे। तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी लिखना है तो आपको स्मॉल लेटर से लिखना, ठीक है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और इसको कहते हैं समुच्चय का एलिमेंट, मतलब हिंदी में अवयव, या कई लोग इसको सदस्य के नाम से भी जानते हैं। और इसको कैसे डिनोट किया जाता है? तो ये जो ए है इस समुच्चय का अवयव है। समुच्चय ए का अवयव है AEIOU, ये सारे जो भी एलिमेंट लिखेंगे सब इसके अवयव है। तो ये तो बेटा था समुच्चय के बारे में। अब मान लो हमारे पास कई समुच्चय हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ABC, ऐसे बहुत सारे समुच्चय हो सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास B एक समुच्चय, इसमें हमने लिख दिया PQRS। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ग्रुप को प्रेजेंट कर, हम कह रहे हैं मान लिया जाए कि यह कोई समुच्चय है और ये PQRS जो है किसी ग्रुप को प्रेजेंट कर रहा है, ये कोई सेट मान लीजिए। ऐसे ही इसको यदि हम कहते हैं कि Q क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो Q है ना वह B सेट का एलिमेंट, यानी कि जो Q है वह B का सदस्य, ठीक है। यस क्या है? वो B का सदस्य। अगर पूछ दिया O क्या है तो वह सेट A का सदस्य है या अवयव है या एलिमेंट। इसको कैसे प्रेजेंट करना है? मान लीजिए हमने बोला O क्या है, तो O ऐसे बना लिया जाता है, E को थोड़ा सा ऐसे, इसको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या बिलोंग्स टू। O इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, इसको देखो बेटा कहते हैं इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या बिलोंग्स टू। O इज बिलोंग्स टू A और O इज एलिमेंट ऑफ A। हिंदी में क्या बोलोगे? O जो है A का सदस्य है, ठीक है, या O जो है A का अवयव है, ठीक है। ये सेट को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें मान लीजिए हमने पूछा R क्या है, तो R इज बिलोंग्स टू B, R इज एलिमेंट ऑफ B, R इज बिलोंग्स टू B, या R B का एलिमेंट है सबके लिए। जैसे हमने P के लिए, P क्या है तो B का सेट है, ऐसे लिखेंगे। Q क्या है? सेट B का एलिमेंट है। यस क्या है? सेट B का एलिमेंट है। तो ऐसे बना लेते हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ। ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है और इसको एलिमेंट के स्थान पे हम प्रयुक्त किया जाएगा। अब बेटा देखो सेट था ये,
ये समुच्चय था। समुच्चय में आपने बहुत प्रकार के समुच्चय पढ़ा है। एक रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है? जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करें, उस ग्रुप में कोई एलिमेंट ही ना हो तो वह रिक्त समुच्चय होता है। जैसे मान लो हमने कह दिया कि सन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री का आप नाम बता दीजिए। तो बेटा अभी 2025 आया नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वो तो हम गेस लगाना अलग बात होती है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो वहाँ उस प्लेस पे कोई है नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम वहाँ पे क्या कहेंगे? वह रिक्त समुच्चय। ठीक है, हम ये कह दें हमारे गांव में 2022 में कौन प्रधान बनेगा, 2022 का चुनाव होगा, उसके बाद तो प्रधान का निर्णय होगा कि कौन प्रधान है। तो वहाँ पे देखो बेटा अभी वो निर्णय नहीं हुआ, ठीक है, उसका अभी डिसाइड होना बाकी है। तो वह प्लेस 2022 के लिए वह प्लेस रिक्त माना गया, वह प्लेस एम्प्टी है। इसलिए जब किसी ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा किया जाए और उस ग्रुप में कोई एलिमेंट ही ना मिल रहा हो तो वह क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। अभी आपको इस रिक्त समुच्चय इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप जब रिलेशन के बारे में पढ़ो तो वहाँ रिक्त समुच्चय के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, अब देखो एकल समुच्चय एक होता है, समुच्चय कई प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ समुच्चय आपने पढ़ा है, समुच्चय बेटा देखो मैं यहाँ कुछ शार्ट में ये जो इंट्रोडक्शन है कुछ शार्ट में देना, क्योंकि हमको चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाना है। तो यहाँ समुच्चय जब क्लास 10th का मैं क्लास 11th का वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें समुच्चय पूरे डिटेल से आपको क्लास 11th का जब वीडियो बनेगा तो समुच्चय पूरे डिटेल से आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे केवल बस आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ कि आपको जो चैप्टर है, जो भूला हुआ चीज़ है वह रिवीजन हो जाएगा, तो ये आगे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अब ध्यान दें, समुच्चय मेनली कितने प्रकार के होते हैं यहाँ देख लें। फर्स्ट रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं होता है, इसको हम ऐसे फाई द्वारा प्रेजेंट करते हैं। सेकंड क्या होता है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं अकेले हूँ। ठीक है, या ऐसे सोचिए कि आपके गांव के प्रधानों का समुच्चय, तो आपके गांव में केवल एक ही प्रधान होगा तो वह एकल समुच्चय। या ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा कीजिए कि जिस ग्रुप में केवल एक ही एलिमेंट मिलता है। ठीक है, जब हम किसी ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा करें कि उस ग्रुप में केवल कितने एलिमेंट होने चाहिए? एक एलिमेंट। ठीक है, कोई एग्जाम्पल दे दो। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री ले लीजिए। भारत में प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री, प्रेजेंट टाइम दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे ओल्डेस्ट दे देंगे, ओल्ड दे देते हैं तो ओल्ड में कई लोग हो जाएंगे ना, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ETC ऐसे करके बहुत लोग हो जाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में देंगे तो प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, और वो अकेले हैं, इस पोस्ट पे अकेले हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ले लीजिए तो अकेले होगा, तो वो एकल समुच्चय हो गया। उसके बाद आता है परिमित समुच्चय। एम्पटी समुच्चय, सिंगल समुच्चय, एम्पटी सेट्स, सिंगल सेट्स एंड परिमित समुच्चय। ठीक है, डिफाइन सेट्स। अब देखिए परिमित समुच्चय क्या है? जब हम किसी ग्रुप के बारे में चर्चा करें और उस ग्रुप में एलिमेंटों की संख्या यदि काउंटेबल होती है, मतलब यदि हम किसी ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा करें बेटा कि जिस ग्रुप में एलिमेंटों की जो संख्या होती है उसको हम गिन पाएंगे, तो वह परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, जैसे हमने ऐसे कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय ले लीजिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं तो 26 हम काउंट कर पाएंगे। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय, तो हिंदी वर्णमाला 49 अक्षर कुल होते हैं, उनको हम गिन पाएंगे। अब उसमें स्वर छांटो तो भी परिमित होगा, और उसमें व्यंजन छांटो तो भी परिमित होगा। भारत में सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो अभी गिन लो शुरू से जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन तक, तो गिन पाओगे ना, जितने होंगे 20, 25, 30 जो भी हों आप काउंट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री आपके राज्य उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या भोपाल जहाँ भी है,
आप वहाँ के सारे मुख्यमंत्रियों का समुच्चय ले लीजिए, तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, इसलिए वह परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा अपरिमित समुच्चय, इनडिफाइनाइट। अपरिमित समुच्चय मतलब जब हम किसी ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा करें और उस ग्रुप में एलिमेंटों की संख्या ही काउंट ना कर पाए। ठीक है, जब हम किसी ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा करें कि उसमें एलिमेंटों की संख्या ही काउंट ना हो पाए, तो वहाँ समझ लीजिएगा कि वह एक अपरिमित समुच्चय है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि भारत में सभी मोबाइलों का समुच्चय ले लीजिए। आप सबको मोबाइल चलाते हो तो यही एक एग्जाम्पल ले लो। भारत में सभी मोबाइलों का समुच्चय ले लीजिए, तो भारत में आप कितने मोबाइल हैं, कौन काउंट करने जा पाएगा बताओ। वीवो का काउंट कर लो, MI का काउंट कर लो, सैमसंग का कर लो। उन्हें कह रहे भारत में सैमसंग मोबाइलों का समुच्चय ले लीजिए, तो सैमसंग कितने लोग लिए हैं हमें नहीं पता, हम काउंट नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, वीवो कितने लोग चला रहे हैं, नोकिया कितने लोग चला रहे हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा करें कि वहाँ एलिमेंटों की संख्या काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब एलिमेंटों की संख्या नहीं काउंट कर पाएंगे तो वो अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है बेटा, इतने टाइप के हमने समुच्चय जान लिए। अब देखो समुच्चयों में थोड़ा सा एक और समुच्चय जान लो, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय आपने पढ़ा है कि मान लिया जाए हमारे पास कोई सेट, ठीक है, ए, हमको उसका उपसमुच्चय बताना। माना वी हैव ए सेट ए इक्वल टू, उसमें मान लिया जाए कि ABC 3 एलिमेंट है। किसी समुच्चय से कुल अलग अलग या कुल ग्रुप से बनाए गए समुच्चयों को हम उसका उपसमुच्चय कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट है। अभी देखो समझ जाओगे, एक एग्जांपल के तौर पे रखो, अभी समझ जाओगे। हमारे पास कोई एक सेट है ए, इसके बारे में हमको चर्चा करना। ये हमको ये पता करना कि इसमें उपसमुच्चय कितने हैं। ठीक है, इसका उपसमुच्चय क्या है, तो उपसमुच्चय याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय जो होता है वह सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि हम इसका उपसमुच्चय पूछ रहे हैं, तो आप पहले लिख दीजिएगा फाई। ठीक है बेटा, फाई लिख दीजिएगा। फाई का मतलब क्या हुआ कि यह एक रिक्त समुच्चय। उसके बाद इसके जितने एलिमेंट हैं सबको सिंगल सिंगल सेट बनाते जाइएगा, मतलब एकल समुच्चय बनाए। जैसे देखो इसमें 3 एलिमेंट है, तो आप कामा दीजिए और मझला कोष्ठक। याद रखना बेटा, समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखना है आपको। ठीक है, समुच्चय के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं सबको मझले कोष्ठक में क्लोज कर देना आपको। इसमें देखो पहले फाई लिखना उपसमुच्चय बनाते समय, उसके बाद एक एक एलिमेंट को, जितने एलिमेंट होंगे उनको लेके लिख लीजिएगा। हो गया। अब इसमें दो दो को एक साथ लेना, दो दो मतलब ए और बी ले लीजिए, फिर बी और सी ले लीजिए, फिर ए और सी या सी और ए। और देखो बेटा समुच्चय अब क्लास 11th में बताया ना, क्लास 11th यदि आप पढ़े तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सिर्फ कवर आपको बता रहा हूँ रिविज़न कराने के लिए कि आपको यहाँ क्लास 12th में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। तो आप देखो यहाँ पे ए और सी या सी और ए भी लिखा जा सकता है। सेट में हम किसी क्रम का ध्यान नहीं देते, विशेष कोई क्रम नहीं होता, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे ABC को BAC भी लिख सकते हो, CBA भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसे लिख लिया। अब देखो दो दो को एक साथ लेके हम सिर्फ 3 सेट बना सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं बन पाया। यदि बनता तो हम बनाते। अब उसके बाद 3 को ले लो, 3 को सिर्फ एक ही बार आप लिख पाओगे। तो आप ये मत कहिए सर BCA भी, हमने कहा ना कि देखो सेट में यदि सेट है इसको हम CAB लिख सकते हैं, हम इसको BAC लिख सकते हैं। ये सेम समान समुच्चय कहलाएगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। यहाँ देखो उप समुच्चय, ये जो सेट ए है हमारा, ठीक है, ये जो सेट हमारा ए है,
ये सारे उसके उपसमुच्चय, यानी कि किसी सेट से, ठीक है, किसी सेट से उसके प्रत्येक एलिमेंटों को लेके यदि सेट बनाया जाए तो कुल जितने सेट बनते हैं सब उसके उपसमुच्चय होते हैं। जैसे अब देखो यहाँ उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हुई, 8। ठीक है, उपसमुच्चयों की संख्या 8। अब देखो डायरेक्ट यदि उपसमुच्चय निकालना है आपको, उपसमुच्चयों की संख्या निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए, 2 की पावर n कर दीजिए, जहाँ n का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स जो दिया होगा यहाँ, जैसे सेट ए दिया हुआ है तो इसमें जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स ए इक्वल्स टू 3। ठीक है, नंबर ऑफ ए n लग गया तो नंबर ऑफ ए इन सेट ए इक्वल टू 3। अब इसमें हमको क्या बताना है, उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है। तो उपसमुच्चयों की संख्या बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल टू 2 टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर 3। इसमें कुल उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी 8 हो जाएगी। यदि हमारे पास यहाँ 4 सेट होता है, जैसे मान लो इसी में हमने d डाल दिया, ठीक है, इसमें d को इन्वॉल्व कर लिए, तब बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स a इक्वल टू 4। अब उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट इन सेट्स a इक्वल टू 2 टू द पावर 4 और ये 16 होगा। समझ रहे हैं, ये उपसमुच्चय। अब बेटा थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अभी हम लोग थोड़ा सा रिलेशन के बारे में चर्चा करें। समुच्चय है तो अभी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान पाए। अब आपको एक सिंपल से कुछ चीज़ें हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, जैसे कुछ हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब ऐसा कि कोई ऐसा वर्ड बोलिए या कोई ऐसा बात कहिए जो सत्य होती है। ठीक है, कोई ऐसी बात बताइए जो सत्य होती है। ठीक है, तो वह स्टेटमेंट होता है। जैसे यहाँ पे ले लीजिए, हम एक चीज़ लिख रहे हैं, बेटा थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, तो सारे चीज़ों को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और पढ़ के कुछ निष्कर्ष निकालिए। अब बेटा हम मेन चीज़ पे आ रहे हैं, हमें जो बताना है वो मेन चीज़ पे हम आ रहे हैं। अब बेटा देखो, यहाँ हम थोड़ा सा रिलेशन के बारे में जानेंगे, रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ ए रिलेशन? ठीक है, व्हाट इज़ ए रिलेशन। अब रिलेशन जानने से पहले यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, या आप कहिए हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख दिया हुआ है, और उस सेंटेंस पर हमको थोड़ा सा विचार करना है। अब वह किस प्रकार से आपको विचार करना है, आप सोचिए। सारे सेंटेंस को एक बार पढ़िए, तो पढ़ के अपने मन में कुछ निष्कर्ष निकालें तो आप कि आप इस सारे सेंटेंस से पढ़ के क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब सारे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहाँ जितनी भी बातें हैं वो सारी बात सत्य है, तो वो स्टेटमेंट तो हुआ। और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप कुछ एक चीज़ और भी निष्कर्ष निकाल सकते हो। निकालने के लिए तो हम कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक निष्कर्ष निकालो तो क्या निकालोगे? भारत की राजधानी दिल्ली है, इसका मतलब क्या हुआ?
दिल्ली इज रिलेटिव विथ इंडिया। क्यों बोलो? दिल्ली भारत की राजधानी है ना, इसका मतलब दिल्ली भारत के साथ कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक, हमारे कहने का यही मतलब था। अभी बताओ, राम सिया के पति हैं, इसका मतलब क्या हुआ? राम और सीता में संबंध तो है ना। क्यों? राम इज ए रिलेटिव विथ सिया, या सिया इज रिलेटिव विथ राम। यानी कि यदि राम सिया से रिलेशन रख रहे हैं तो सिया का भी राम के साथ कोई रिलेशन होगा। देखो देखना, यहाँ बात समझना, हम पहले शाब्दिक भाषा में समझ लें, उसके बाद अभी मैथमेटिकल तरीके से उसको समझ लेंगे, काफ़ी इजी होगा। पहले यहाँ समझिए। अब यहाँ देखो, 4 7 से छोटी संख्या है, ये भी बात सही है। क्यों? देखो ये सेंटेंस सही है, और ये एक दूसरे के साथ रिलेशन रख रहे हैं। किस प्रकार से रिलेशन रख रहे हैं वही तो हमको देखना है। अब देखो 4, ठीक है, इज लेस देन 7, ऑलरेडी यह एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। ठीक है, तो 4 इज लेस देन 7 आर, सोचना, 4 इज लेस देन 7 आर 7 इज ग्रेटर देन 4। देखो, यानी कि 4 इज ए रिलेटिव विथ 7। ठीक, 4 इज ए रिलेटिव विथ 7, देन 7 इज रिलेटिव विथ 4। तो ये दोनों जो इस जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं, इस क्वेश्चन में मेनली 2 थिंक ऐसे हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि एक दूसरे से रिलेशन रख रहे हैं। भारत यदि दिल्ली से रिलेशन रखता है तो दिल्ली भारत से रिलेशन रखेगा ही रखेगा। ठीक है, वो कन्फर्म है, आप समझ लीजिएगा। राम सिया के साथ रिलेशन रख रहे हैं, तो राम सिया के पति हैं, तो सिया राम की पत्नी हुई। क्यों? यदि राम सिया के साथ रिलेशन रख रहा है तो सिया भी राम के साथ रिलेशन रखेगी। रिलेशन में ये बात आपको याद रखना। आप यहाँ समझिए, सिंपली बातों को थोड़ा सा क्लियर करिए। ठीक है, राम इज ए रिलेटिव विथ सिया, सेम रिलेशन हो या ना हो, लेकिन रिवर्स टाइप से भी रिलेशन कोई ना कोई जरूर मिलेगा। ठीक है, राम इज ए रिलेटिव विथ सिया, ठीक है, देन सिया इज रिलेटिव विथ राम, बट रिलेशन इज चेंज, कंडीशन चेंज, देन रिलेशन चेंज। तो यहाँ देखिए, देखो हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा रिलेशन सेम होगा, रिलेशन अपोजिट भी हो सकता है, रिलेशन सेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ समझो तो राम लक्ष्मण के भाई, अब बताओ यहाँ पे रिलेशन देखो, राम मेरे लक्ष्मण के भाई हैं तो लक्ष्मण भी राम के भाई हैं, तो सेम रिलेशन यहाँ पे दोनों साइड से। राम लक्ष्मण के भाई हैं तो लक्ष्मण भी राम के क्या हुए? भाई हुए। लेकिन यहाँ राम सिया के भाई हैं तो राम सिया के पति हैं, तो सिया जो है राम के पत्नी हुए ना। सोच लेना, सोच लो, ठीक है, देख लेना। ऐसे ही 4 7 से छोटी संख्या, ठीक, तो 7 जो होगा वह 4 से बड़ी संख्या। देखो रिलेशन समझो, रिलेशन टू टाइप रिलेशन, वी हैव फाउंड टू टाइप रिलेशन। फर्स्ट 4 इज लेस देन 7, ठीक है, 4 इज लेस देन 7, देन 7 is greater than 4, we have 2 relation. In this statement we have 2 relation. Now fourth, so 10 का वर्ग, this is correct. so 10 का वर्ग है। ये बताओ, हमने कहा कि ये इधर से देखो, रिलेशन समझना। so 10 का वर्ग इस टाइप से देखा जाए तो यह वर्ग का संबंध है, बट यदि पीछे से देखा जाए, ठीक है, इधर से देखा जाए, ये बताइए वर्गमूल का संबंध नहीं होगा। 10 का वर्ग है तो 10 के 100 का वर्गमूल होगा। देखो रिलेशन 2 टाइप से रिलेशन मिल रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है, 2 टाइप से रिलेशन दोनों डायरेक्शन से। और यहाँ देखो ई एक स्वर है, ईश्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर भी है, और ई एक स्वर भी। तो देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ रहे हैं हम कि
हर समय इन पांचों कथनों से हमने देखा कि यदि हम कोई ऐसी बात करते हैं जो सत्य होती है तो कहीं ना कहीं उसमें रिलेशन छिपा होता है। ठीक है, हम अपने घरों में रिलेशन बना लेते हैं, सबका घर में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में या अपने आसपास लोगों के साथ कोई ना कोई रिलेशन। अब ये देखो बेटा, रिलेशन निकालने कैसे निकाला जाता है, मैथमेटिकल मेथड तो जो है रिलेशन निकालने का वो है। आप थोड़ा सा यहाँ एक बात और समझेंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास दो सेट, आप ऐसे समझिएगा, वी हैव टू सेट, फर्स्ट सेट इज आवर होम एंड सेकेंड सेट इज आवर ग्रैंडफादर। ले लो ग्रैंडफादर, मतलब नाना का घर ले लीजिए, और एक आप अपना घर ले लीजिए, आप एक अपने बाबा का घर और नाना का घर। तो आपके बाबा के घर में, ठीक है, आप अपनी फैमिली लीजिए, मतलब आप अपने पिताजी से लीजिए, क्योंकि आपके बाबा को हो सकता है 4 लड़के हों, ठीक है, और उनमें से 4 लड़कों में से एक लड़के के आप लड़के हो, ठीक है, तो वहाँ बात थोड़ी सी बढ़ जाए। तो आप एक फैमिली लीजिए, जैसे हम यहाँ एक फैमिली ले, और इस फैमिली में वी हैव 3 मेंबर या 4 मेंबर, सेम और रिलेटिव हूँ, ठीक है। जैसे आप नाना का यदि घर ले रहे हो तो नाना के घर में कुछ मेंबर्स ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए आपके पिताजी हो गए, माताजी हो गई, ठीक है, और आपकी बहन हो गई, और यहाँ आपके भाई मतलब आप अपने आप को ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास एक फैमिली है, आपको पता है ये भी एक सेट है, क्योंकि हमारा परिवार एक ग्रुप है और उस ग्रुप की एक विशेषता है कि वो हमारा परिवार है, ठीक है। और यहाँ पे ये मान लिया जाए कि इसको हम एक लेटर द्वारा प्रेजेंट कर, हमने कहा कि किसी सेट को हमेशा किसी अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर द्वारा प्रेजेंट कर लिया जाता है। तो मान लिया जाए कि वह अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर ए है, उस ए लेटर द्वारा हम अपनी फैमिली के सेट को प्रेजेंट करें। एंड जो ग्रुप बी बनाने जा रहे हैं हम, उसको मान लिया जाए कि वो हमारे नाना का घर है, उसको हम बी से प्रेजेंट करें। और इसमें कौन कौन है, नाना ले लीजिए, ठीक है, नानी ले लीजिए, मामा ले लीजिए, मामी ले लीजिए, ठीक है, और भी 1-2 लोग को ले सकते हैं, मौसी जोड़ लीजिए। We have 2 family, it's mean we have 2 set A and set B. Now we have think that family A belongs to family B in which relation? We have 4 elements in set A and we have 5 elements in set B. Now पापा का रिलेशन, अब सोचो, हमारे पास इस फैमिली में 4 मेंबर हैं, इस फैमिली में हमारे पास 5 मेंबर हैं, ठीक है। अब अटैचमेंट देखा जाए, रिलेशन देखा जाए, तो आप ये सोचिए कि पापा का रिलेशन यदि देखा जाए इस घर में क्या केवल एक इंसान से होगा? सोच के देखिए, पापा का यदि देखा जाए तो पापा का जो रिलेशन होगा क्या इस घर में केवल एक इंसान से होगा क्या? नहीं ना। इस पापा का जो रिलेशन होगा नाना के साथ भी होगा, ठीक है, नानी के साथ भी होगा, मामा के साथ भी होगा, मामी के साथ भी होगा, और मौसी के साथ भी होगा। यानी कि ओनली वन एलिमेंट ग्रुप ए का केवल एक एलिमेंट ग्रुप बी के 5 एलिमेंटों के साथ रिलेशन बनाएगा। इसका मतलब ये भी होगा कि इस ग्रुप के 5 एलिमेंट इस ग्रुप के पहले एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन रखेंगे। जैसे इनके साथ ससुर का संबंध होगा, पापा नाना है तो इधर से क्या संबंध होगा, दामाद ससुर का,
दो दो रिलेशन होगा। इधर से पापा क्या है, नाना के दामाद, और नाना क्या होंगे, पापा के ससुर। ऐसे ही नानी सास और वो दामाद। फिर ऐसे मामा साला जीजा, ये इस प्रकार से रिलेशन होगा। माता जी का भी सबके साथ रिलेशन होगा। तो सोचो बेटा इसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अब देखो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चले जाओ। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज, अब अगर ये पूछा जाए कि हमारे पास सेट ए और सेट बी दो सेट है, इस पर कुल कितने रिलेशन हो रहे हैं, तो कुल रिलेशन दिखाने के लिए हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि जो हमारे पास इस ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे, इस ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे, तो सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अटैच होंगे, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन रखेंगे। किस प्रकार रखेंगे, जैसे पापा सबके साथ रख रहे हैं, ठीक है, पापा सबके साथ रिलेशन रख रहे हैं, वैसे ही माता जी भी तो सबके साथ रिलेशन रखेंगी। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, अब यदि हमको ए का बी के साथ रिलेशन प्रेजेंट करना है तो हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, ए रिलेटिव विथ बी, या देख लेना, ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है। या हम इसके बीच में गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, जिसको यहाँ क्रॉस कहा जाता है। रिलेशन निकालने के लिए ए और बी का एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे और किसी एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, उस एलिमेंट के ग्रुप ए के किसी एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और ग्रुप बी के सारे एलिमेंटों के साथ उसका रिलेशन चेक कर लेंगे और वही लिखते जाएंगे। तो देखो जब रिलेशन लिखोगे तो एक नया चीज़ वहाँ और आपको सीखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ जो पहला रिलेशन, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, हमने कहा कि जब सेट लिखा जाता है तो सेट को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, और जब रिलेशन आप बनाओगे तो दो पहले दो लोगों का एक साथ रिलेशन होगा, तो उसको हम छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। जैसे देखो पापा का पहले किसके साथ हमने रिलेशन बनाया, नाना के साथ, ठीक है, फिर कामा दीजिए, और पापा का अब किसके साथ बना, नानी के साथ। तो लिखिए पापा जो हैं वह फिर नानी के साथ होगा, इनको भी बंद कर लीजिए, ठीक। फिर पापा जो हैं वह मामा के साथ आ गए, पापा और मामा। अब देखिए पापा किसके साथ रिलेशन रख रहे हैं, मामी के साथ, तो पापा मामी, ऐसे कोष्ठक लगाते जाइए। अब बताइए पापा और किसके साथ रख रहे हैं, मौसी के साथ, पापा मौसी। अब देखो बेटा ये जो है ना वो बस पापा का भी रिलेशन फाइनल हुआ, तो पापा जैसे इन पांचों लोगों के साथ रिलेशन रखेंगे तो माता जी का भी कुल ऐसे ही पांचों लोगों के साथ रिलेशन होगा, क्यों होगा ना। तो ऐसे ही सबको हम लिखते जाएंगे और लास्ट में डॉट डॉट करके, जैसे माता जी का भी पांचों के साथ रिलेशन हुआ, फिर बहन का भी नाना के साथ रिलेशन होगा, नानी के साथ होगा, मामा के साथ होगा, मामी के साथ होगा, मौसी के साथ होगा, इनका भी होगा। ऐसे ही भाई का भी होगा, भाई का नाना के साथ होगा, नानी के साथ होगा, मामी के साथ होगा, मामा के साथ होगा और मौसी के साथ होगा। तो ऐसे ये बताओ अगर सिर्फ पापा का देखा जाए रिलेशन तो 5 रिलेशन पापा अकेले बनाएंगे। सारे जितने इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है 5-5 रिलेशन बना रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन हुआ, टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा कितना होगा, 20। और रिलेशन को प्रेजेंट करने के लिए हमेशा आर से प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि हमारे पास दो सेट है, उन सेटों को आपस में जब आप क्रॉस करोगे तो जितने भी एलिमेंट एक एक ग्रुप मिलता जाएगा आपको, वह उसका रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये सिंपल ऐसे रिलेशन था। एक बात और समझो, हमारे पास दो सेट, सेट ए एंड सेट बी। आप सोच रहे हो बार बार हम सेट ए और सेट बी क्यों कह रहे हैं, आपके ऊपर, आप कोई भी सेट ले लो, पी क्यू ले लो, एक्स वाई ले लो। मान लिया जाए कि हमने पी ले लिया, अब पी में 1 2 3, ठीक है, हमने कोई सेट लिखा पी और उसमें एलिमेंटों की संख्या 1 2 3 ले लिया। ऐसे ही एक हमने कोई सेट ले लिया क्यू और यहाँ लिख दिया ए बी, तो एलिमेंट इसमें ले लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि बताइए इनमें कोई रिलेशन है क्या, और यदि रिलेशन है तो कुल कितने रिलेशन होंगे, ठीक है। अभी हम रिलेशन की परिभाषा यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा सोचना। तो पहले यदि हमको इस ग्रुप की, हमारे पास एक ग्रुप है, ये याद रखिएगा, एक ग्रुप है ये, ठीक है, और ये भी एक ग्रुप है जो
प्रेजेंट है क्यू से। ये एक सेट है जो क्यू से प्रेजेंट है और ये इसके एलिमेंट है। ये ग्रुप पी के यानी कि समुच्चय पी के एलिमेंट है 1 2 3। इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसमें 2 एलिमेंट है ए और बी। तो याद रखना इसमें जो हमारे पास ग्रुप पी है उसमें 3 एलिमेंट और जो ग्रुप क्यू है उसमें 2 एलिमेंट। तो इसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है? अगर हम पूछते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी तो आप कहेंगे 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू इज 2। ठीक है, ऐसे सोचिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप पी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप क्यू 2। ठीक है, अब देखो हम जो बता रहे हैं उसको आप घर पे भी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप प्रैक्टिस। अब यहाँ हम पी क्यू लिखे हैं, आप कोई और लेके आप अपने हिसाब से क्वेश्चन तो शेयर कर लीजिए। अब यहाँ सोचना कि हमको पी और क्यू के साथ रिलेशन में, तो बेसिकली हम सिंपल आपको बता रहे हैं। हम मान लिया जाए कि हमने पी लिखा और पी को किसी गोला में लिख दिया, यहाँ लिखा 1 2 3। ऐसे ही यहाँ हमने क्यू वाले को लिख दिया ए बी, एक क्यू वाला हो गया। अब हम आप ये सोचिए कि हमको पी और क्यू के बीच में रिलेशन पता करना है। तो पी और क्यू के बीच जब रिलेशन पता करना तो आप लिखोगे पी क्रॉस क्यू। यहाँ देखिए लिखेंगे पी क्रॉस क्यू, अब इसके बीच में रिलेशन निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो आप सोचिए फर्स्ट एलिमेंट पहले इसके साथ रिलेशन बनाए फिर इसके साथ, सबके साथ रिलेशन बनाते जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए एक जो है वह एक के साथ रिलेशन बना, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, फिर एक किसके साथ रिलेशन बना है? बी के साथ, ये भी हमने लिख दिया। तो ए का काम हो गया, ए का रिलेशन कंप्लीट। अब ऐसे ही सोचिए दो इसके साथ रिलेशन बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा। तो यहाँ लिखिए दो रिलेशन किसके साथ बनाया? पहले ए के साथ, फिर दो रिलेशन बनाया बी के साथ, दो का भी हो गया। अब ऐसे सी 3 का सोचिए, 3 बनाएगा, ए के साथ बनाएगा फिर बी के साथ बनाएगा। तो कैसे बनेगा? 3a, ठीक है, फिर 3 और लास्ट में ले चल के कोष्टक बंद कर दीजिएगा मझले कोष्टक से। अब देखिए जब रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन के अंदर जो सेट लिखे जाते हैं, जो एलिमेंट लिखे जाते हैं उसको कहते हैं क्रमिक युग्म। ठीक है, क्रमिक युग्म कहते हैं। और जब दो सेट के बीच में क्रॉस किया जाता है तो इसको कहते हैं क्रमिक गुणित। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट, याद रखना बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसमें जितने एलिमेंट लिखे गए हैं इनको हम कहते हैं क्रमिक युग्म। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ जैसे हम एलिमेंटों की संख्या कैसे गिनते हैं? 1 2 3। इसमें एलिमेंटों की संख्या ये एक कोष्टक एक एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। जो एक कोष्टक है कंप्लीटली पूरा एक कोष्टक जो है ये क्या करता है? एक एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ यदि पूछा जाए कुल रिलेशनों की संख्या तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। अब ये ना सोचिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा नहीं गिनना। ये कौन सा तरीका भाई? हम कह रहे हैं कि ये जो है ना ये क्रमिक गुणित है। ये पुस्तक में आप जो लिखा है जो रिलेशन लगा हुआ है इसको हम कहते हैं क्रमिक गुणित। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रमिक गुणित। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रमिक गुणित। और क्रमिक गुणित में क्या है? क्रमिक गुणित का मतलब क्या है? जब हम दो सेट के बीच में कोई रिलेशन लगाते हैं तो उस सेट को किसी विशेष क्रम से लिखा जाता है, उसी विशेष क्रम को हम कहते हैं क्रमिक गुणित। और ये क्रमिक गुणित एक एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। तो यह एक क्रमिक युग्म क्रमिक गुणित में बोल दिया क्रमिक युग्म। यह क्रमिक युग्म जो है, ठीक है, ये क्रमिक युग्म एक एलिमेंट को प्रेजेंट करेगा। तो इसमें कुल क्रमिक युग्म जो बने हैं वो 6 बना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन हुआ वो 6 हुआ। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना आप यहाँ सोचिए। अभी हम देखो हमें ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास दो सेट है, सेट पी और सेट क्यू। सेट पी में एलिमेंटों की संख्या आप काउंट कर लीजिए, सेट क्यू में एलिमेंटों की संख्या काउंट कर दीजिए और उनका आप गुणा कर दीजिए। तो जो मिलेगा नंबर ऑफ पी इंटू क्यू इक्वल टू 6।
यही आपका नंबर ऑफ रिलेशन होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पी एंड क्यू में। ठीक है, आप ऐसा समझो। अब यहाँ आपसे कुछ आपके लिए होगा, आप घर बैठ के ट्राई करिएगा। मान लिया जाए हमारे पास सेट ए है। अब जितने लोग के पास यदि मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा तो आप लगा के मेरे व्हाट्सअप पे सेंड करिएगा। ठीक है, इससे ये पता चलेगा आप ट्राई कर रहे हो या नहीं ट्राई कर रहे हो। ठीक है, यदि आप कमेंट बॉक्स में हल करके दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में हल करके दे देना। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए बी सी, दूसरा सेट है हमारे पास पी क्यू आर। यस, ठीक है, आपको इसमें रिलेशन निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी आपको बताना है, ए क्रॉस बी को सॉल्व करके बताना है। एक चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ एक थोड़ा सा और इसी पे एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए 1, हमारे पास एक सेट है बी एक्स वाई जेड। ठीक है, हम बार बार कोई आवश्यक नहीं कि आप ग्राफ बना के हल करो। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। मान लो कि हम जो रिलेशन निकालने जा रहे हैं, देखो रिलेशन क्या है। यदि हमारे पास ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समझ रहे हो ना, जो रिक्त न हो। रिक्त का मतलब क्या, अभी हमने बताया स्टार्ट जब हुआ तो उस समय रिक्त समुच्चय हमने नाम लिया था। तो देखो यहाँ यदि हमारे पास दो सेट हो ए और बी जो कि अरिक्त हो, अरिक्त का मतलब ए में कुछ एलिमेंट होने चाहिए और बी में कुछ एलिमेंट होने चाहिए, उनका जब क्रॉस किया जाए तो जितने भी क्रमिक युग्म बनेंगे वही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखें रिलेशन की इतना ही छोटी सी परिभाषा है। यदि हमारे पास दो सेट हो ए और बी, कम से कम दो सेट, कम से कम एक सेट पे भी काम चल जाता है। किसी सेट का स्वयं के साथ क्रॉस करना जो क्रमिक युग्म बनता है उसको भी हम रिलेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास दो सेट, ध्यान रखिए हमारे पास दो सेट है, पहला सेट ए और दूसरा सेट बी। तो सेट ए और सेट बी का यदि रिलेशन निकाला जाए तो टू टाइप से रिलेशन निकलेगा। पहला ए क्रॉस बी निकल सकता है, दूसरा बी क्रॉस ए भी निकल सकता है। अब क्या चेक कर लिया जाए, चेक कर लिया जाए ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा ये। तो देखो बहुत वो आप वो परेशान ना हो जाना कि सर आप तो ए क्रॉस बी बोल रहे हो तो बी क्रॉस ए हम कैसे अरे निकालोगे तो समझ में आएगा। अभी देखो बात हमारी समझो, अभी सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब जैसे आप ए क्रॉस बी लिखे हो तो जो सेट पहले लिखोगे उसका एलिमेंट पहले आएगा, जो सेट बाद में लिखोगे उसका सेट बाद में आएगा, बस सिंपल खत्म। अब आपने लिखा ए क्रॉस बी, इट्स मीन ए क्रॉस बी का मतलब सेट पहले आपने ए लिखा है तो सेट ए के सारे एलिमेंटों को पहले आपने लिखा। क्रॉस बी, बी वाले को लिख लो एक्स वाई जेड, लिख लिया। अब रिलेशन निकाल लो, इसके एक एलिमेंट को पकड़ो और तीनों के साथ लगा दो, बस फाइनल है। तो फर्स्ट देखो पहले इसके एक एलिमेंट को पकड़ो और क्रमिक युग्म बनाओ तीनों के साथ। तो यह पहले एक्स के साथ बनाएगा, फिर यही वाला वाई के साथ बनाएगा, फिर यही वाला जेड के साथ। तो क्या होगा पहला 1 कामा एक्स, 1 कामा वाई और 1 कामा जेड। ये एक एलिमेंट का रिलेशन निकल गया। अब दूसरे एलिमेंट का रिलेशन निकाल लो। दूसरा एलिमेंट दो का भी ऐसे ही, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। तो दो का क्या बनेगा 2 कामा एक्स, फिर 2 कामा वाई, 2 कामा जेड, बस रिलेशन ए क्रॉस बी। अब इसी प्रकार यदि बी क्रॉस ए निकालना तब क्या करोगे, यहाँ देख लीजिए। यदि हमको इसी प्रकार बी क्रॉस ए निकालना, ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ दिख रहा है। अगर हम बी क्रॉस ए लिख दे रहे हैं तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या, पहले जो बी सेट है उसके एलिमेंट को आप पहले लिखोगे। तो बी का एक्स वाई जेड क्रॉस 1 कामा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने किया है, जैसे यहाँ पे आपने किया है वैसे यहाँ भी करना है। तो चलिए यहाँ चेक करते हैं, यहीं हम सामने लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए कोष्टक वही लगाना, पहले इसको पकड़िए और इधर दो ही एलिमेंट है, दो ही में करिएगा।
तो x का पहले 1 के साथ, तो x कामा 1 एक बन गया, एक क्रमिक युग्म बन गया। अभी x कामा 2 ले लीजिए। याद रखना इधर कि एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और इधर जितने एलिमेंट होते हैं पहले सबके साथ लगाते जाते हैं। जैसे यहाँ देखो किसी एक को आपने पकड़ा, तीनों के साथ लगा दी, ठीक है। तो किसी एक को पकड़ा हमने, 2 के साथ लगा दिया। अब फिर y को पकड़िए और इन दोनों के साथ लगाइए, तो बताइए y के साथ y कामा 1, फिर y कामा बोलो 2। y वाले का आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उधर 2 ही एलिमेंट है। बस ऐसे ही यहाँ निकाल लीजिए, z वाले का निकाल लीजिए। तो z कामा 1 और z कामा 2 हो गया। अब यहाँ देखो और यहाँ देखो, हमारे पास सेट तो सेम था, बस रिलेशन निकालने का तरीका चेंज हुआ है। हमने कहा देखो रिलेशन 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं, एक इस साइड से भी और एक उस साइड से भी, ठीक है। जैसे हमने कहा है, ये अभी यही समझिए कि 100 10 का वर्ग है, ठीक है। अब उधर से बोलोगे तो चेंज होगा ना, रिलेशन इक्वल नहीं आएगा। 100 10 का वर्ग है, तो 10 क्या है, 100 का वर्गमूल है। तो हमने कहा कभी कभी रिलेशन इक्वल होते हैं, बट हर कंडीशन में रिलेशन इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। हर कंडीशन में रिलेशन इक्वल होना आवश्यक नहीं है। तो रिलेशन अल्टरनेट भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमको क्या मिला, कि मिला ये कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू ऑलवेज B क्रॉस A। याद रखिएगा, A क्रॉस B जो होगा वह कोई आवश्यक नहीं है कि A क्रॉस B जो है वह B क्रॉस A के इक्वल आए। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यह रिलेशन, वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व करके लाओगे। इस क्वेश्चन में एक बात और समझ लो, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालना आपको पता है ना। नोट कर लियो ना, नहीं नोट हुआ तो वीडियो को पीछे करके और पॉज करके लिख लेना। अब नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का क्या तरीका था, क्रमिक युग्म निकालने का क्या तरीका था, आपको पता। क्रमिक गुणित क्या है, मैंने बताया कि 2 सेट हमारे पास यदि है A एंड B, वी हैव 2 सेट, सेट A एंड सेट B, जो कि रिक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि सेट A में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट B में कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब उनका जब आप क्रॉस निकालोगे तो वही उसका क्रमिक गुणित कहलाएगा। और क्रमिक गुणित के अंदर जब आप किसी सेट A का और सेट B, याद रखिएगा, जब आप क्रॉस करते हो तो जितने भी छोटे कोष्टक लिखते हो उस छोटे कोष्टक में 2 एलिमेंट लिखे जाते हैं। पहला जो एलिमेंट होता है सेट A का होता है, दूसरा जो होता है सेट B का होता है, ठीक है। तो उस छोटे छोटे कोष्टकों को आप क्या कहते हो, क्रमिक युग्म कहते हो। याद रखिएगा। हम यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपको कहेंगे, 1, 2 B हो गया हमारे पास 1, तो याद रखिएगा जब हम इसका क्रॉस निकालते हैं, ठीक है, इसका जब हम क्रॉस निकालेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, तो आप क्या लिखोगे, पहले 1, A लिखोगे। इसका मतलब थोड़ा सा बेटा ध्यान देना, ये बात समझ जाओगे, रिलेशन समझ जाओगे। तुम कैसे समझोगे ये बात, समझोगे। ये बताओ, पहला जो है और जो दूसरा है, थोड़ा सा यहाँ समझना। तो क्या है ये जो पहला, इसमें जो ये, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, भूल गए, क्रमिक युग्म। इस कोष्टक को हम कहते हैं क्रमिक युग्म, ठीक है। ऐसे बनेगा, यहाँ देखो 2, अभी 1 का पहले बना रहे तो 1 का बना लो, 1 का, फिर A के साथ बना, फिर B के साथ बनेगा, फिर 2 का बनाओ, 2 का A के साथ बनेगा, फिर 2 का B के साथ बनेगा, बन गया। अब यहाँ समझो, क्या समझना, थोड़ा सा ध्यान दो। ये सारे जो बने क्रमिक युग्म है, और इस प्रक्रिया को क्रमिक गुणित बोलते हैं। अब ध्यान दो, थोड़ा सा इसमें ध्यान दो, 1, जो A लिखे हो, ये वाला इसमें का है, A वाले का है, और ये वाला क्या, B वाले। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा सांकेतिक भाषा में यदि लिखना है तो
तो हमने कहा कि मतलब एक जो है इसका एलिमेंट है, दो भी इसका एलिमेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक इज एलिमेंट ऑफ ए, बोलो लिख सकते हैं ना, और ए क्या है, बी का है, ए इज एलिमेंट ऑफ बी, बोलो हो सकता है ना। ऐसे यहाँ समझना थोड़ा, 1 और कॉमा बी यहाँ भी समझिएगा, ये क्या है, ए क्या है इसमें का है और बी जो है इसमें का, यहाँ भी समझिएगा कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ भी देखिएगा दो कॉमा जो ए है, दो क्या है इसमें का है और ए क्या है इसमें का, यानी कि 2 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ भी देखेंगे दो कामा बी, तो 2 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, इतना इस पर सेंस लगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा दिमाग लगा, बात समझ में। थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाओगे, सोचो, थोड़ा सा सोचो, ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा सा सोचो। क्या सोचोगे, सोचो यहाँ कि यहाँ देखो जितने पहले पहले एलिमेंट हमने लिया है वह पहले सेट के, और जितने भी दूसरे दूसरे एलिमेंट है वह दूसरे दूसरे सेट के। रिलेशन में आप एक बात याद रखिए, जब भी हम रिलेशन निकालते हैं तो उस रिलेशन में जो क्रमिक युग्म होता है, क्रमिक युग्म का पहला, ठीक है, जो पहला लेटर होगा वह सेट ए का होगा और जो दूसरा लेटर होगा वो सेट बी का होगा। अब मान लिया जाए, इसको हम सांकेतिक भाषा में कैसे लिख पाएंगे, एक बात ध्यान दो, जो आप ए क्रॉस बी लिख रहे हो यहाँ, कोई आवश्यक थोड़ी कि हर बार ए और बी सेट आएंगे, हो सकता है पी और क्यू आ जाए, हम पी क्रॉस क्यू लिखेंगे, ठीक है, हम एक्स क्रॉस वाई लिख सकते हैं, जो भी आएगा उसके हिसाब से। तो हम ए और बी को मेन मान के यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास जो क्रॉस लिखा जाता है उसको आर द्वारा प्रेजेंट करते हैं, मतलब ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी में हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं, तो उस रिलेशन को आर द्वारा प्रेजेंट कर दें। अब यहाँ लिख दीजिए आर, कोई रिलेशन हमारे पास है और उस रिलेशन को हम सांकेतिक भाषा में डिनोट करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, मान लिया जाए हमारे पास कोई सेट ए और बी है जो कि अरिक्त है, ठीक है, तो उसके संबंध को कैसे प्रदर्शित करेंगे, माना हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय ए व बी है, तब उनके बीच संबंध को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि सेट ए में, ठीक है, मान लिया जाए सेट ए में एलिमेंट को हम ए से प्रदर्शित करें, सेट बी में एलिमेंट को बी से प्रदर्शित करें, तो ए कामा बी सच दैट, मतलब मान लो कि हम क्रमिक युग्म बनाएंगे ना, तो इसी टाइप से तो बनता है, एक कामा एक, एक कामा एक, एक कामा बी, अभी बना हुआ था, तो ऐसे सोचो जैसे हमने लिखा एक कामा ए लिखा हुआ था, एक कामा बी लिखा हुआ था, ऐसे मान लो हम लिखते हैं एक्स कामा वाई भी हो सकता है, वाई कामा जेड भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। उसको मान लो ए कामा बी है, उस समय जो पहला होता था ए का होता था, दूसरा होता था बी का, तो ए और बी है क्या, बस यहाँ बताना आपको, ए कामा बी सच दैट, मतलब ए कामा ऐसा है कि, इसको कहते हैं ऐसा है कि सच दैट, सच दैट मतलब ऐसा है कि, तो ए क्या है बता दीजिए, ए जो है वह ए का एलिमेंट है और जो बी है वह बी का एलिमेंट, बस यही रिलेशन। अब देखिए आज हमने रिलेशन के बेसिक चीज़ों को जानना, आपको एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ था, आप चाहते तो 3-4 क्वेश्चन अपने मन से लगा के मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा तो उस पर सेंड कर दीजिएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में यदि हल करके दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। अब आगे के वीडियो हम लोग आगे देखेंगे, आगे के वीडियो में हमें क्या देखना है, रिलेशन और फलन के बारे में। अब चैप्टर हमको स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन आपने सीख लिया, इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको प्रयास करेंगे कि दोबारा उस चीज़ को समझा दें। धन्यवाद।